नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मजदूरों को रोज होगी 202 रुपए की कमाई, कराए जाएंगे ये बड़े काम। इसके बाद हम जानेंगे एयर इंडिया का कर्मचारियों को तोहफा, हफ्ते में 3 दिन काम करके मिलेगी 60% सैलरी, ये लोग उठा सकेंगे फायदा। इसके बाद हम जानेंगे 14 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में आया लगभग 8 रुपए तक का उछाल, जानिए आज के रेट्स। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर उड़ रहा था, उसमें हथियार भी अटैच थे। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे करण जौहर की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी का और करियर। 43 फिल्में बनाई, 12 नए कलाकारों को मौका दिया, इनमें 7 स्टार्स किड्स। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,95,841 हो गई। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,721 मामले सामने आए, वहीं 9,026 मरीज स्वस्थ भी हुए। अच्छी खबर यह है कि देश में 24 राज्य ऐसे हैं जहां स्वस्थ हुए लोगों की संख्या मरीजों से ज्यादा हो गई। उधर दिल्ली से बुरी खबर आ रही है, यहाँ मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई। शुक्रवार को राजधानी में रिकॉर्ड 3,137 मरीज बढ़े, यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 66 मौतें हुई, इसके साथ राजधानी में मौतें भी 2035 हो गई। उधर देश में शुक्रवार को 365 मौतें हुए, इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 165 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन 2000 मरीज बढ़े, यहाँ शुक्रवार को 2115 नए संक्रमित मिले। उत्तर प्रदेश में 809, गुजरात में 540, हरियाणा में 525, राजस्थान में 299, मध्य प्रदेश में 156 मामले सामने आए। यह आंकड़े covid19india.org और राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मजदूरों की रोज होगी 202 रुपए की कमाई, कराए जाएंगे ये काम। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। लॉकडाउन में इन प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से दी जाएगी। इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। 125 दिनों के लिए मिलेगा रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि योजना की शुरुआत में 125 दिनों तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। एयर इंडिया का कर्मचारियों को तोहफा, हफ्ते में 3 दिन काम करके मिलेगी 60% सैलरी, ये लोग उठा सकेंगे फायदा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान संकट मोचन बनी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो जाएगी। हालांकि इस दौरान उनको काम कम करने का विकल्प मिल रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को शार्टर वर्किंग वीक स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत पायलट और क्रू कैबिन को छोड़कर स्थायी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन काम करने का विकल्प बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें 60% सैलरी मिलेगी। इस स्कीम को 1 साल तक के लिए चुना जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक इस प्लान को लेकर एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि इस स्कीम को लागू करने का सबसे बड़ा मकसद कोरोना वायरस महामारी के दौरान एयर इंडिया की नकदी प्रवाह की स्थिति को सुधारना है। अधिकारी ने आगे कहा कि स्थायी कर्मचारी इस स्कीम को 1 साल तक के लिए चुन सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन से टकराव के बीच अमेरिका ऐसे कर सकता है भारत की मदद, होगा बड़ा फायदा। चीन से टकराव के बीच अमेरिका भारत की तरजीह व्यापार का दर्जा फिर बहाल करने पर विचार कर रहा है। इस फैसले के बाद भारत से निर्यात होने वाले करीब 48.38 हजार करोड़ रुपए के उत्पादों को शुल्क से छूट मिल जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2019 में तरजीही व्यापार का दर्जा खत्म कर भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। इसके बाद में भारत ने भी 29 अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया था। अमेरिका को भारत की ओर से प्रस्ताव का इंतजार। अमेरिका के विदेश व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटनर ने सदन की वित्त समिति को बताया कि अभी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से संतुलित प्रस्ताव मिलता है कि हमें जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा दोबारा बहाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बड़े व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ समय बाद दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो जाए। पिछले साल ट्रंप ने यह कहते हुए तरजीही व्यापार का दर्जा छीन लिया था कि उनके उत्पादों को भारतीय बाजार में पर्याप्त पहुंच नहीं दी जाती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बाबा रामदेव की पतंजलि रुचि सोया के लिए बनी गेम चेंजर, निवेशकों की हुई चांदी, 1 साल में 70 गुना बढ़ा शेयर। शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो कि दिवालिया हो चुकी रुचि सोया शेयर मार्केट में धूम मचा देगी। खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंडाल्को और बोश से भी अधिक मूल्यवान हो गई है, जो अपने अपने क्षेत्र की टॉप कंपनियों में से एक है। रुचि सोया के शेयर का भाव साल भर पहले 16.9 रुपए था, जो शुक्रवार को 1181 रुपए पर बंद हुआ।
यह 52 सप्ताह का स्तर है। बीएसई की आंकड़ों के मुताबिक शेयर का दाम 52 सप्ताह में एक बार 3.28 रुपए तक गया था। इस वर्ष अब तक रुचि सोया का स्टॉक 70 गुना बढ़ गया है। बता दें कि रुचि सोया एक ऐसी कंपनी है जो 1 साल पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के दायरे में आई थी। इस बाद पतंजलि आयुर्वेद ने इसे खरीद लिया था। अब इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 35,000 करोड़ रुपए हो गया, जो बड़ी कंपनियों की तरह है। अब यह कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में टाटा मोटर्स और टाटा स्टील को टक्कर दे रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब इस तरह आर्थिक नीतियां बनाने में करेंगे मदद। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल से पहले इस पद पर विजय केलकर थे, जिन्होंने 2014 में पदभार संभाला था। उर्जित पटेल को 4 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। वो 22 जून को पद संभालेंगे। गौरतलब है कि उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर सरकार के साथ कुछ मनमुटाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। NIPFP ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से शुरू होने वाले अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का विशेषाधिकार सौंपा जाता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 14 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में आया लगभग 8 रुपए तक का उछाल। जानिए आज के रेट्स। देश में फैले कोरोना संक्रमण से आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा भी घरेलू स्तर पर लोगों को नहीं मिल रहा। शनिवार को फिर से देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस दौरान पेट्रोल 7 रुपए 60 पैसे और डीजल 8 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की नई कीमत 78 रुपए 88 पैसे हो गई, जो शुक्रवार को 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। दिल्ली में डीजल की कीमत में 61 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, यानी ये कीमत 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 51 पैसे बढ़ोतरी हुई है। चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत चीन सीमा विवाद, वायुसेना प्रमुख बोले गलवान के जाबाजों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के आज देशवासियों को भरोसा दिया कि वायुसेना किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प और LOC पर चल रही तनातनी के बारे में उन्होंने कहा कि भारत का क्षेत्रीय वातावरण ऐसा है कि वायुसेना को हमेशा तैयार रहने की जरूरत है, जिससे शॉर्ट नोटिस पर किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आज हैदराबाद के करीब डिंडीगुल स्थित एयरफोर्स अकेडमी में नए कैडेट ऑफिसर्स को संबोधित कर रहे थे। शनिवार को वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड थी, जिसमें नए अधिकारी एयरफोर्स में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने यहां तक कहा कि सैन्य सहमतियों के बावजूद चीन की अस्वीकार्य कार्रवाई और इसके कारण हुए मानव जीवन नुकसान के बाद भी हम प्रयासरत है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार भी हैं और पर्याप्त रूप से तैनात भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 पिंक स्टेशन ट्रांसजेंडरों को किया समर्पित। कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से समाज के हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और वो है ट्रांसजेंडर वर्ग। अब नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए ट्रांसजेंडर लोगों की समाज में भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन पर स्थित सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडरों को समर्पित किया है। इस स्टेशन पर ट्रांसजेंडर लोगों को विशेष सुविधा के साथ साथ रोजगार भी दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन पर स्थित सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन महिलाओं के लिए पिंक बनाया गया था। इसका शुभारंभ 8 मार्च 2020 को किया गया था। इस स्टेशन पर महिलाओं के लिए स्तनपान से लेकर मेकअप इत्यादि की सुविधाएं हैं। इसके साथ ही यहाँ पर काफी संख्या में महिला कर्मचारी भी कार्यरत है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लॉन्च की गरीब कल्याण योजना, मजदूरों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से ज्यादा है। इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा। सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों की पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा, लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि यह पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। LAC पर शहीद सुनील कुमार के परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे मनोज तिवारी, 22 जून को करेंगे मुलाकात। चीनी सेना के खिलाफ लद्दाख की गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में शहीद भारतीय सेना के 20 जवानों में से एक के परिवार की जिम्मेदारी
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लिया है टकराव में शहीद हुए बिहार के सुनील कुमार के परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात करते हुए तिवारी ने कहा कि वो कुर्बानी देने वाले इस परिवार से मिलने के लिए बिहार भी जाएंगे। शहीद हुए 20 सैनिकों में से सबसे ज्यादा 5 बिहार के ही थे। 22 जून को मिलेंगे परिवार से। पूर्वोत्तर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार 20 जून को ट्वीट कर ऐलान किया कि शहीद सुनील कुमार के परिवार के पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। शहीद सुनील के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। तिवारी ने कहा कि वो 22 जून को परिवार से मिलेंगे। तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा, ऐसे ही जांबाजों से गर्वित है तिरंगा, सुरक्षित है भारत भूमि। मैं शहीद सुनील के बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूं और परिवार से मिलने आ रहा हूं 22 जून को। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। करण जौहर की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी और करियर। 43 फिल्में बनाई, 12 नए कलाकारों को मौका दिया, इनमें 7 स्टार किड्स। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक और टीवी होस्ट करण जौहर पर फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद फैलाने का आरोप लग रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद मामला गरमाया है। हालांकि इससे पहले 2017 में भी उन पर इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। पहली फिल्म कुछ कुछ होता है के निर्देशन से लेकर अब तक करण कुल 43 फिल्में डायरेक्ट, प्रोड्यूस और को प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 8 फिल्मों में 12 नए कलाकारों को पहली बार मौका दिया। इनमें 7 स्टार किड्स वरुण धवन, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, ईशान खट्टर, सना कपूर, अनन्या पांडे और शिखा तलसानिया है। करण जौहर फिल्म निर्माता और निर्देशक यश जौहर के बेटे हैं। वे दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल एरिया वाले पोश एरिया में पले बड़े। करण यश हीरू जौहर की इकलौती संतान थे। वे कहते हैं कि कोई भाई बहन न होने से उनका पूरा बचपन अकेलेपन और कुंठा में गुजरा। वे किसी के साथ खेलते नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई बात तक नहीं करता था। लोग उनको मोटा, एफिमिनेट यानी लड़कियों जैसा कहकर पुकारते थे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के 250 मीटर अंदर उड़ रहा था ड्रोन, इसमें हथियार भी अटैच थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पनसर इलाके में बीएसएफ ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के इरादे से उड़ाए इस ड्रोन में हथियार भी लगे थे। आज सुबह 5:10 पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को ड्रोन नजर आया था। यह भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर था। बीएसएफ के जवान ने 9 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को गिरा दिया। आगे की जांच की जा रही है। इसी बीच आज सुबह 8:50 पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर की बबिया पोस्ट पर पाकिस्तान ने कुछ राउंड फायर किए, लेकिन बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।